और आज हम बात करने वाले हैं किशोर सारथी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है खसेरा, और इसी खसेरा गांव का रहने वाला है 27 वर्षीय किशोर सारथी, जो मेहनत मजदूरी का काम करता है क्योंकि किशोर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। किशोर की पत्नी का नाम है रोशनी, जिसकी उम्र है करीब 25 साल के आसपास, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। किशोर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी रोशनी पढ़ी लिखी थी। इसीलिए किशोर सोचता है कि भले ही मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को पढ़ाकर उसे सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा, ताकि जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो आने वाली उनकी नस्लें बदल जाएंगी। इसीलिए किशोर अपनी पत्नी रोशनी को सरकारी कंपटीशन की तैयारी करवाना शुरू कर देता है। बात कर रहा हूं मैं 27 फरवरी 2026 की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल रोशनी अपने पति किशोर सारथी से कहती है कि एक काम करिए, मेरे मायके में चले जाइए, जाकर मेरी बहन को ला दीजिए, ताकि वो जब यहां पर रहने लगे तो मुझे हेल्प मिल जाएगी और मैं अपनी पढ़ाई भी बढ़िया से कर सकूंगी। किशोर खुशी खुशी अपनी पत्नी रोशनी की बात मान जाता है। रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास अपनी बाइक लेकर के अपने ससुराल बिठिया गांव के लिए निकल जाता है। लेकिन जब काफी देर तक किशोर घर वापस नहीं आता है, तो आखिरकार रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास किशोर की पत्नी रोशनी अपने पति के नंबर पर कॉल करती है। अब किशोर का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से रोशनी अब अपने मायके में कॉल करती है और अपनी बहन से बातचीत करती है। तो रोशनी की बहन भी अपनी दीदी को जवाब देते हुए कहती है कि जीजा तो घर पर आए ही नहीं थे। ये सुनकर कि रोशनी एकदम से परेशान हो जाती है। दरअसल रोशनी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इतनी रात को उसके पति बिना बताए कहां चला गया। उसके बाद रोशनी अब उसके जितने भी जानने वाले नाते रिश्तेदार होते हैं, सबके नंबरों पर कॉल करके अपने पति के बारे में पता लगाने लगती है। हालांकि ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ना तो किशोर घर वापस आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। जब अगले दिन भी किशोर का कुछ पता नहीं चलता है, तो आखिरकार 28 फरवरी 2026 को इधर रोशनी ये सोच रही थी कि इसी खरोरा थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। तभी इधर 28 फरवरी 2026 को सुबह के करीब 8 बजे के आसपास ही बगल के माठ गांव के पास सगौन वाटिका का जो गार्डन था, उसके किनारे ही एक व्यक्ति की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। जब कुछ राहगीर उस डेड बॉडी को देखते हैं, पास जाकर देखते हैं, तो मालूम चलता है कि मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसी गांव का रहने वाला 27 वर्षीय किशोर सारथी है। जो राहगीर उस डेड बॉडी को देखते हैं, देखकर डेड बॉडी की पहचान कर लेते हैं और तुरंत ही इस बात की जानकारी किशोर की पत्नी और उसके बड़े भाई भागवत सारथी को देते हैं। इधर किशोर के परिवार वालों को जैसे ही मालूम चलता है, सब के सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं। खास करके किशोर की पत्नी रोशनी जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, तो देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार किशोर की हत्या हुई है या फिर उसकी दुर्घटना से मौत हुई है, क्योंकि जस्ट उसके थोड़ी दूरी पर ही किशोर की बाइक भी पड़ी हुई थी, जो काफी हद तक टूटी हुई थी, जिसे देख करके अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद किशोर का किसी गाड़ी के साथ जोरदार टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। पर सवाल यह था कि जब किशोर की गाड़ी से टक्कर होने की वजह से मौत हुई है, तो फिर उसका मोबाइल कहां पर है और फिर उसका मोबाइल लगातार बंद क्यों आ रहा था? दरअसल पहले तो वो सारा मामला एक्सीडेंट का दिखाई तो देता है, लेकिन किशोर का बड़ा भाई भागवत सारथी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और तुरंत ही उसी वक्त खरोरा थाने में जाता है और जाकर के सारी बात पुलिस को बताते हुए कहता है कि साहब, बगल के माठ गांव के पास जो सगौन का वाटिका है, दरअसल उसी के बगल सड़क किनारे मेरे भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे भाई की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। हालांकि हत्या हो या फिर एक्सीडेंट की वजह से मौत हो, जैसे ही भागवत सारथी ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। जब पुलिस किशोर सारथी की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान थे, जिसे देखकर कि पुलिस भी यही मानकर चलती है कि किशोर सारथी की एक्सीडेंट की वजह से ही मौत हुई है। बहरहाल पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब किशोर सारथी के परिवार वालों से बातचीत करती है, तो किशोर का बड़ा भाई भागवत पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरे भाई की एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है। अगर मेरे भाई की एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है, तो फिर उसका मोबाइल कहां पर है और मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है?
हालांकि पुलिस भागवत सारथी से सवाल करती है कि अगर तुम इस बात को नहीं मान रहे हो तो क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पर भागवत पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद इस केस की जांच पड़ताल करते हैं तो जरूर सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। बहरहाल पुलिस आखिरकार भागवत सारथी की बात मानती है और फिर उसके ही तहरीर पर उसके भाई की अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और इस केस की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस सबसे पहले किशोर सारथी के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को ही निकालती है। लेकिन पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो उसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पर पुलिस को कोई शक जाए। हालांकि पुलिस और भी सच्चाई पता लगाने के लिए फिर से घटनास्थल पर जाती है। तमाम कोशिश तो करती है लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन दोबारा से जब घटनास्थल पर जाती है तो जहां पर किशोर सारथी की डेड बॉडी सड़क किनारे पुलिस को बरामद हुई थी, दरअसल वहां सड़क किनारे कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लगता है कि शायद किशोर की डेड बॉडी को वहां से घसीट कर लाकर सड़क किनारे फेंका गया है। जिससे पुलिस को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि शायद किशोर का बड़ा भाई भागवत सारथी सच बोल रहा है। पर सवाल यह था कि आखिरकार किशोर की हत्या करेगा कौन और उसकी हत्या करने के पीछे उसका मकसद क्या होगा। दरअसल किशोर के कॉल डिटेल्स से पुलिस को जब कुछ नहीं मिलता है तो आखिरकार पुलिस किशोर की पत्नी रोशनी के भी मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है। और जब रोशनी के सीडीआर को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पर रोशनी पिछले 1 साल से लगातार बातचीत करती आ रही थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस रात 27 फरवरी 2026 को रात के 9 बजे के आसपास किशोर जब अपने घर से निकला था तो उसके निकलने के थोड़ी देर बाद ही रोशनी उस नंबर पर फिर से बातचीत की थी और लगातार उस नंबर पर अभी भी टच में थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी लीलेश उर्फ मोरू के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास है, जो रोशनी के ही मायके का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, उसके बाद से पुलिस अब इन्हीं सारी डिटेल्स के आधार पर किशोर की पत्नी रोशनी को ही गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि रोशनी को गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब रोशनी से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो इस पर रोशनी भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं अपने ही पति की हत्या क्यों करवाऊंगी? आप लोग भी मुझे इस केस में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जब रोशनी के सामने उसके सीडीआर को रख के पूछताछ करती है, खास करके जब लीलेश उर्फ मोरू के बारे में पूछताछ करती है, तो ये नाम सुनकर रोशनी एकदम से चौंक जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर कि पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद रोशनी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पुलिस अब रोशनी को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम साफ सुथरे तरीके से सही सही हमें जवाब नहीं देती हो तो फिर सच उगलवाने का हमारे पास और भी कई सारे तरीके हैं। पुलिस जब रोशनी को धमकाती है तो आखिरकार कुछ ही देर के बाद रोशनी पुलिस के सामने घुटने टेक देती है और मजबूर होकर न सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करती है बल्कि पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, मेरे पति का एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या की गई है। लेकिन रोशनी जब अपने ही पति की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिन्हें सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक रोशनी की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब रोशनी शादी करके किशोर सारथी के साथ उसके घर पर आ जाती है और फिर अपने पति के साथ समय व्यतीत करने लगती है। लेकिन रोशनी जब शादी कर अपने ससुराल में आती है, शुरू शुरू में अपने पति के साथ समय बेहतर तरीके से गुजारती तो है, लेकिन जब रोशनी को यह मालूम चलता है कि उसका पति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है और जीवन में कभी भी इतना अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाएगा जिससे उसके सपने पूरे हो पाएं, तो आखिरकार रोशनी खुद पढ़ने का फैसला कर लेती है और अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहती हूं। इधर किशोर, जो कि अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, उसकी हर बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसे पढ़ाने का भी फैसला कर लेता है और फिर उसकी पढ़ाई के खर्च भी उठाने लगता है। दरअसल ये बातें जानकर के किशोर को भी अच्छा लगता है कि वाकई में अगर उसकी पत्नी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ले लेती है और फिर उसके बाद से जो उसके बच्चे होंगे तो उनके भी भविष्य बदल जाएंगे। यही सोच करके किशोर अपनी पत्नी के ऊपर पढ़ाई को लेकर खर्च करने लगता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब घटना से ठीक 1 साल पहले एक दिन रोशनी अपने मायके में जाती है तो फिर वहीं उसके मायके का रहने वाला पड़ोस के ही एक लड़के के साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है जिसका नाम है लीलेश।
लीलेश के साथ पहले दोस्ती होती है, फोन पर बातचीत होती है और बातचीत का नतीजा ये होता है कि आखिरकार रोशनी का लीलेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। फिर दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। हालांकि दोनों के बीच में जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, बहुत जल्द वो भी समय आता है जब दोनों मिलने का बहाना भी ढूंढ लेते हैं। और जब मुलाकात होती है तो और मान मर्यादा की सारी सीमाएं भी टूट जाती हैं। एक बार जब ये शारीरिक संबंध का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से लीलेश और रोशनी एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाकर कोई ना कोई मौका निकाल ही लेते हैं। हालांकि शुरू में इस बात की जानकारी रोशनी के पति किशोर सारथी को नहीं मालूम चलती है, लेकिन जब कुछ महीनों का समय गुजरता है और किशोर अपनी पत्नी की आदतों में बदलाव देखता है तो उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। लेकिन किशोर शक के बावजूद भी अपनी पत्नी से पूछताछ नहीं करता, बल्कि सच्चाई पता लगाने के लिए उसके पीछे पीछे नजर रखने लगता है। पर नतीजा ये होता है कि आखिरकार एक दिन किशोर को यह साफ सुथरे तरीके से मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी रोशनी का उसी के मायके के रहने वाले लीलेश नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। जब सच्चाई मालूम चल जाती है तो किशोर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी अपने पति से ही लड़ बैठती है, जिसकी वजह से अब आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर किशोर और उसकी पत्नी रोशनी के बीच झगड़े और तकरार शुरू हो जाती है। दरअसल किशोर को पूरा यकीन था कि शायद वो किसी तरह समझाकर अपनी पत्नी को सही रास्ते पर ला देगा, लेकिन शायद उसकी ये गलतफहमी थी, क्योंकि तब तक देर हो चुकी थी। दरअसल रोशनी और उसका प्रेमी लीलेश, जो कि दोनों एक साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने का फैसला कर चुके थे। जब इधर किशोर अपनी पत्नी के ऊपर ज्यादा दबाव डालने लगता है तो आखिरकार रोशनी भी मजबूर होकर के अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए जब अपने प्रेमी लीलेश से बातचीत करती है, तो लीलेश भी रोशनी के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से लीलेश इसी किशोर सारथी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और साथ ही साथ इस प्लान में अपने दो दोस्तों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है अजय राज, दूसरे का नाम है देवेंद्र कुमार। जब ये दोनों ही लीलेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद से जब लीलेश रोशनी से बातचीत करता है तो रोशनी लीलेश को समझाते हुए कहती है कि काम को कैसे अंजाम देना है। समय और तारीख मैं तय करूंगी, क्योंकि काम को इतने शातिर तरीके से अंजाम देना है कि किसी को लगे नहीं कि मेरे पति की हत्या की गई है, जिसकी वजह से किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं जाएगा और फिर हम दोनों शादी करके एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लीलेश रोशनी की बात मान जाता है। उसके बाद से रोशनी एक सही समय का इंतजार करने लगती है, लेकिन जब उसे मौका नहीं मिलता है तो आखिरकार अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए खुद रोशनी भी एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत 27 फरवरी 2026 को अपने पति से बड़े प्यार से बातचीत करते हुए कहती है कि एक काम करिए, मेरे मायके में चली जाइए और जाकर मेरी बहन को लेकर आ जाइए। यहां पर आ जाएगी, थोड़ी बहुत मेरी मदद करेगी, जिससे मुझे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब अपनी मदद की गुहार लगाती है, किशोर सारथी अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर लेता है, बाइक निकालता है। 27 फरवरी 2026 को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास बाइक लेकर अपनी ससुराल के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे ही घर से निकलता है, इधर रोशनी तुरंत ही अपने प्रेमी लीलेश के नंबर पर कॉल कर देती है, सारी बात बता देती है और कहती है कि काम को आज ही कर देना है। चूंकि इधर लीलेश अपना प्लान पहले ही बना चुका था, अपने दोनों दोस्त अजय राज और देवेंद्र कुमार को बुलाता है और जाकर एक थार गाड़ी किराए पर लेकर आता है। फिर अपने दोनों दोस्तों को उसी थार गाड़ी में बैठाकर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके किशोर सारथी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही किशोर अपनी बाइक लेकर सड़क से गुजरता है, उसके बाद लीलेश उसी थार में अपने दोस्तों को बैठाकर उसका पीछा करने लगता है। दरअसल वो एक ऐसे मौके का इंतजार करता है जहां सुनसान जगह हो और कोई देख ना पाए। जैसे ही सुनसान जगह मिलती है, अपने काम को अंजाम देने का फैसला करता है। पीछा करते हुए जैसे ही बगल के माठ गांव के सगौन वाटिका तक पहुंचता है, आखिरकार वहां सुनसान जगह मिल जाती है। उसके बाद लीलेश उसी थार गाड़ी से जाकर किशोर सारथी की बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि किशोर वहीं सड़क किनारे गिर जाता है और उसे काफी गंभीर चोटें लगती हैं, जिसकी वजह से वो सड़क किनारे गिरकर तड़पने लगता है। लेकिन गाड़ी से टक्कर मारने के बाद लीलेश और उसके दोस्त वहां से भागते नहीं हैं, बल्कि खड़े होकर तब तक इंतजार करते हैं जब तक किशोर सारथी की सांसें नहीं रुक जाती। जैसे ही किशोर की मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहां से घसीटकर सड़क किनारे रख देते हैं। इसके बाद किशोर का मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेते हैं और वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल जाते हैं।
सबसे पहले जिस तार गाड़ी को किराए पर लिया था उसे वापस करते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद लीलेश तुरंत ही अपनी प्रेमिका यानी किशोर सारथी की पत्नी रोशनी को कॉल करता है और कहता है कि काम हमने बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। चाहकर भी पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि किसी को यह लगेगा ही नहीं कि हत्या हुई है, बल्कि सबको यही लगेगा कि यह एक्सीडेंट है। लेकिन लीलेश एक गलती कर देता है जब वो किशोर का मोबाइल अपने साथ ले जाता है और यही एक क्लू किशोर सारथी के बड़े भाई भागवत सारथी को शक में डाल देता है। दरअसल भागवत को यह शक होता है कि अगर उसके भाई की मौत एक्सीडेंट से हुई होती तो फिर उसका मोबाइल कोई क्यों ले जाता। जैसे ही भागवत को शक होता है, वो पुलिस पर दबाव डालता है और कहता है कि उसके भाई की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या है। इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है। जब रोशनी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। आखिरकार रोशनी जब पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस उसके बयान के आधार पर उसके प्रेमी लीलेश को गिरफ्तार करती है। साथ ही उसके दोनों दोस्त अजय राज और देवेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सभी आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया जाता है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके। इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है।